वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज भी फिक्शन की बात करेंगे। और फिक्शन कोई आसमानों में रहने वाली कोई चीज़ नहीं होती, कोई एलियंस नहीं होते, कोई मलाइकों की फरिश्तों की बात नहीं होती, वो भी इंसानों की बात होती है। लेकिन हम जिस नज़र से फिक्शन को देखते हैं उस नज़र से वो कलमकार नहीं देखता। कलमकार के पास एक अपना अलग दिल होता है, वो हमसे ज़्यादा हसास होता है, हमसे ज़्यादा उसको फीलिंग्स आती हैं। वही किरदार जो दिन रात हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, हम उनको फील नहीं करते। उनके दुख दर्द मुश्किलात, उनके ख्वाब, उनका रहन सहन हम फील नहीं करते। लेकिन एक कलमकार हसास दिल रखता है तो वो फील कर लेता है, और फिर वो पेन डाउन करके जब वो चीज़ हमारे पास सामने पेश होती है, जब हम पढ़ते हैं तो हम गुम हो जाते हैं कि यार ये कला किरदार तो हमारे सामने था, हमने क्यों नहीं फील किया इसको। असल में हम जब पैदा हुए हैं तो लाशऊरी तौर पे हमारे जहनों में कुछ चीजें ऐसी डेवलप की गई हैं, पेवस्त की गई हैं कुछ चीजें जो हम फील नहीं करते। यही गलत है। एक मुसाफिर जब सफर करता है तो बाहर की दुनिया जब वो देखता है तो उसको तज्जुब होता है कि यार ये इस तरह भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होता, हमारे मुआशरे में तो इस तरह नहीं होता, क्यों नहीं होता। वो फिर उसको तज्जुब होता है कि अच्छा गलत है सही है, देन ही कैलकुलेट। तो इसी तरह जब एक कलमकार लिखता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है, ये दुख इस तरह भी फील किया जा सकता है। आज जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दानियाल मोइनुद्दीन साहब की किताब है, इन अदर रूम्स अदर वंडर्स। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कर्ब है इस किताब में। आप फील करेंगे, आप एक मरतबा पढ़ेंगे, आप बोलेंगे यार इस तरह भी हो सकता है। इतना प्यारा लिखा है, क्योंकि इनकी प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश। इनकी वालदा मोहतरमा अमेरिकन अमेरिकन साहब ही हैं, और इनके वालिद साहब साउथ पंजाब के से ताल्लुक है उनका, यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं ऐसे समझे। तो उनका एक ऐसे समझे कि अपनी सोसाइटी, अपने क्लास सिस्टम के बारे में उन्होंने लिखा है। और उसमें हमें कारी को वो मजबूर नहीं करते कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं समझ रहा हूँ, आप भी इसी तरह इस चीज़ को समझें, अडॉप्ट करें। नथिंग, वो निकल जाता है। वो पतली गली से खुद निकल जाते हैं, हमें छोड़ के कि हम उस किरदार को, उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को किस तरह फील करते हैं। जब कारी इस किताब को खत्म करता है तो वो समझता है मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। अब इस चीज को एब्जॉर्ब के कैसे मैंने करना है, इस दुख को, इस दर्द को, वो आपके ऊपर है। ये मैंने दूसरी मरतबा किताब पढ़ी, गजब किताब है। इसने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जीता है, न्यूयॉर्क टाइम्स और नेशनल बुक अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड इस किताब ने जीते हैं। 8 शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज हैं, 8 इसमें, लेकिन दे आर वेल कनेक्टेड। के हारूनी दुनियापुर में उनका वो लैंडलॉर्ड हैं, वहाँ उनकी ज़मीनें हैं, और ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। सारी उनकी जो फैमिली है, उनके जो फ्यूडल सिस्टम है, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनके भाई, उनकी उनके मुखालफिन, उनके मैनेजर्स, उनके कजन्स, सारी उनकी फैमिली के इर्द गिर्द ये किताब घूमती है। लेकिन जब ये ख़त्म करते हैं आप किताब तो आप समझ जाते हैं कि ये क्लास सिस्टम, ये फ्यूडल सिस्टम, इसमें एक औरत का क्या किरदार है। वो चाहते हुए भी इस सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती। मसलन में एक जगह पे के हारूनी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो अपने पास वो एक दूर की रिश्तेदार है, लड़की 20 साल उसकी उम्र है, हुस्ना, उसको रखता है। तो एक दिन उसकी बेटी आती है और आके उसको बोलती है कि अबू मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। हुस्ना बाहर चली जाती है, उसको बोलती है कि आपकी जो दोस्त गर्लफ्रेंड आती थी सरवत, उनके साथ आप टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते कि आपने इसको रखा हुआ है हुस्ना को। वो बोलता है बेटा ये हमसे ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे, मजबूरी है, ज़िंदगी कभी ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर देती है जहाँ पे आपके पास बहुत सारा होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल रखती है, मैंने आपकी माँ को डाइवोर्स दिया हुआ है, मैं अकेला रहता हूँ, रिटायर्ड बंदा हूँ, मरने के करीब हूँ, तो ये मेरा ख्याल रखती है, मुझे टाइम देती है, मेरे साथ हर चीज़ शेयर करती है। तो कहती है अबू इसको आप नहीं रखें अपने पास, क्योंकि हमारे क्लास की नहीं है।
और जब वो के हारूनी फोत हो जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन उस हुसना को बुलाया जाता है, सर्वेंट्स रूम में वो रहती है। तो ये सारी बेटियां उनकी बैठी हुई होती हैं, एक पेरिस से बेटी आती है, एक न्यूयॉर्क से आती है, एक कराची से आती है, के हारूनी का घर लाहौर में। तो उसको बोलती हैं कि आपको कल दोपहर को गाड़ी मिल जाएगी, आपने जहाँ जाना है चले जाए। तो वो रोती है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। उनका नथिंग, आपके लिए कुछ भी नहीं कहा हुआ, कोई हिदायत नहीं है हमारे पास, आप जा सकते हैं। तो वो जब जाती है रोते हुए तो उसको बुला के बोलते हैं कि हाँ बाय द वे हमें पता चला है कि आपके पास कुछ सामान है ट्रंक्स में, तो वो ट्रंक्स आप ले जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी अपनी है, बाकी इस घर से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। मतलब एक क्लास में जब आप फंस जाते हैं, हम तो समझते हैं कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, हम लोगों को इस तरह नहीं समझते, हम सबकी इज्जत करते हैं। नथिंग, इस तरह नहीं है। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उसमें हजारों मजबूरियां, मगरूरियां हैं, हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। या सलीमा है, वो के हारूनी के पास मुलाजिमा है, वहां पे काम करती है। वो उसके बहुत ही सीनियर जो उसका नौकर है रफीक, उसके साथ वो अटैच हो जाती है, हसन के साथ अटैच हो जाती है, अपना जिस्म शेयर करती है। फिर रफीक से उसको बच्चा हो जाता है। जब के हारूनी फोत हो जाते हैं तो रफीक और हसन को इस्लामाबाद के घर में शिफ्ट कर देते हैं, ये बहनें जो के हारूनी की बेटियां हैं। और उस सलीमा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। उसको बोलते हैं जहाँ जाना है चले जा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो रफीक उसको बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं पैसे भेजता रहूँगा। उसके पास जब तक एड्रेस होता है वो अपने बेटे के लिए पैसे वगैरह भेजता रहता है। लेकिन आखिर में ये होता है कि हुस्ना भीख मांगने पे आ जाती है, हीरोइन पीती है और उसके हाथों में ही बच्चा पड़ा रहता है और वो खुद फोत हो जाती है। इतना कर्ब है इस कहानी में, आप क्या कह सकते हैं। औरत इस समाज में अपना जिस्म भी शेयर करती है लेकिन उसको वो मकाम नहीं मिलता जिसके लिए वो रेस्पेक्ट उसको वो नहीं मिलती जिसकी वो तवक्को करती है कि कुछ मुझे मिल जाए। फिर एक और किरदार है ज़ैनब, के हारूनी का एक मैनेजर है जो उसका पूरा दुनियापुर की ज़मीनें देखता है, सब कुछ देखता है। जगलानी वो इतना पावरफुल हो जाता है बाद में कि जो भी ज़मीन के हारूनी बेचता रहता है, क्योंकि के हारूनी के पास अब कुछ रहता नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एक क्लास है, उस क्लास को बरकरार रखने के लिए, अपने माहौल को मेंटेन करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। और हर दफ़ा के हारूनी बुलाता है इसको जगलानी को और कहता है कि ज़मीन बेच दो। तो के हारूनी की ज़मीन है वो खुद उसका मैनेजर लेता रहता है। वो फिर इतना वो पावरफुल हो जाता है कि खुद एमपी बन जाता है जगलानी। तो वहां पे उसके पास एक ड्राइवर होता है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा उसको अर्ज करता है कि सर मेरी एक बहन है, पिंडी में रहती थी, उसका मियाँ कुछ करता वर्ता नहीं है, तो वो आ गई मेरे पास, तो उसको आप मुलाजमा रख लें अपने पास, कोई काम दे दे। तो जगलानी कहता है ठीक है, मेरे घर जो दुनियापुर में है बेंगलोर, वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे काम कर ले, मेरी खिदमत कर ले, खाना वाना दे दे। तो जगलानी उसके साथ शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है। और उसका अंजाम क्या होता है वो आप खुद पढ़ें, सारी किताब में आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि ये कारी की खूबी है कि जब आप रिव्यू करें किस किताब का तो पूरा आप नहीं बताएं, आप कुछ चीज़ें रखें ताकि कुछ सस्पेंस हो इस किताब में। मतलब आप उस सिस्टम में अपने आप को नहीं ढाल सकते, वो सिस्टम आपको कबूल नहीं करता। फ्यूडल सिस्टम, लीड कैप्चर जो हमारा मुल्क है, या माँ बेटे को, बेटा बाप को किस तरह वो वाइन पी रही हैं, किस तरह विस्कियाँ, किस तरह पार्टियाँ हो रही हैं, किस तरह उनका माहौल है, वो इस किताब में आप पढ़ लें। 60-70s का माहौल बता रहा है पाकिस्तान का। वैसे बाय द वे ये किताब 2006 से 2008 में दानियाल मोहिउद्दीन साहब ने लिखी है, खूबसूरत किताब है। फिर एक के हारूनी के कज़न है अमजद हारूनी, उनका बेटा है सुहेल, वो पेरिस में रहता है, बाहर पढ़ता है, लॉ करके आता है और वहीं से शादी करके आता है एक अमेरिकन लेडी के साथ जिसका नाम है सोनिया। आखिरी जो इसमें कहानी है स्पॉइल्ड में, वो सोनिया का बेंगलोर इस्लामाबाद में भी है और फिर
एक मरी के साइड पे उनकी ज़मीनें भी हैं, वहाँ उनकी रिहाइश भी है। जब भी वो घर से नाराज़ होती है अपने हस्बैंड से, वहाँ जाके अपने बंगलों में रहती है। तो एक उनके पास मुलाजिम किसी न किसी तरह आ जाता है, जिसका नाम होता है रज़ा। रज़ा कोशिश करता है कि वहाँ पे मुझे कुछ भी ना दें, सिर्फ मुझे वहाँ रिहाइश दें और मैं उनकी ज़मीनें देखूंगा। अली खान लैंड उनका नाम है, बाग है। वहाँ वो खिदमत करता है, बकरी वकरी रखता है, अपनी 9,000 उसको तनख्वाह मिलती है। और इसी तरह उसने ज़िंदगी में कहीं शादी की थी, तो उसकी वाइफ डिलीवरी के दौरान बच्चे समेत फौत हो गई थी। तो वहाँ पे कोई उनका रिश्तेदार आ जाता है, उनके इलाके का आ जाता है, और रज़ाक अपने इलाके से, अपने घर से, अपने सौतीले भाइयों से लड़ झगड़ के बहुत अरसा पहले घर से निकलता है और यही नौकरियां करता रहता था, यहीं पे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एजिड है। तो वो उसको बोलता है कि यार मेरे एक कज़न की बेटी है, थोड़ी माजूर है, मेंटल डिस्टर्बनेस है उसको, तो मैं उससे बात करता हूँ, तो मैं वो लड़की मैं शादी करवा के दे देता हूँ। वो कहता है ठीक है, शादी कर लेता है रज़ाक। उसकी वो जब देखता है कि यार ये तो बिल्कुल माजूर है, ये तो बात नहीं कर सकती, या करती है तो 2-3 मरतबा उस बात को रिपीट करती है। खैर वो मैनेज कर लेता है उस लड़की के साथ, और उसकी ज़िंदगी एक जन्नत नज़ीर हो जाती है कि एक बंदा जो मजबूर नौकर बंदा, उसके पास वाइफ भी आ जाती है, बकरियां भी चराता है, खुश होता है। एक दिन उसकी वाइफ गुम हो जाती है, उसकी वाइफ गुम हो जाती है, परेशान होता है, ढूंढता है। गुलाम रसूल जो उनका पुराना नौकर है सोनिया का, उसको बताता है। खैर उनके यहाँ पार्टी होती है, बहुत बड़ी पार्टी होती है। सोनिया वहाँ पे उमर बुखारी को बुलाती है कि ये मेरा नौकर है, इसका ये काम है, इसकी वाइफ गुम हो गई, इसको ढूंढ के दो। वो उमर बुखारी आईजी का बेटा होता है। वो डीएसपी को कॉल करता है मरी में, डीएसपी को बोलता है ये मुझे मसला हल करके दो। डीएसपी अगले दिन आता है और उस बेचारे बुड्ढे को बोलता है कि तुमने कहाँ पे बेची लड़की? कहता है सर मेरी वाइफ थी, मैंने बेची कैसे? कहता है अच्छा, कहाँ पे मार के उसको फेंका? इस तरह सवाल जवाब करता है। आधे घंटे घंटे के बाद उसके लोग आते हैं और उस रज़ाक को थाने ले जाते हैं। उस बेचारे के साथ वो हालत करते हैं कि जीते जी वो मर जाता है। इतना उसको मारते हैं, इतना उसको मारते हैं। डीएसपी साहब आते हैं, पूछते हैं हाँ क्या हुआ? कहते हैं सर ही इज क्लियर। पढ़े, अब क्लियर हुआ? मारने के बाद उसकी उम्र का तकाजा देखें, उसको दोनों हाथों से बांध के ऊपर टांग देते हैं, उसके पांव नीचे नहीं लगने देते। इतना उसको मारते हैं कि वो जब उसको छोड़ जाते हैं, और छोड़ने के बाद उसको धमकी देते हैं, अब तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने अपनी अमेरिकन मैडम को बताया ना कि हमने तुम्हारे साथ ये हालत की। वो आता है तो पेट के बल सो जाता है, इतना उसको पीछे से मारा हुआ था। और वो गुलाम रसूल अपने सीनियर उसका सबॉर्डिनेट दोस्त है, उसको बोलता है कि मेरी कब्र यहीं बना देना, मैं मर जाऊंगा कोई दिन। इंसान जब मायूस होता है ना, तो वो उसी दिन मर जाता है, फिर उसके लिए जीना मरना कोई मानी नहीं रखता। और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है, उसकी वहीं पे कब्र बनाते हैं, फिर सोने आती है वहीं पे आके उसके पास दुआ करती है। तो आप देखिए क्लास सिस्टम का कि एक आईजी के बेटे को सिफारिश करता है कि मेरी वाइफ मुझे ढूंढ के दें। डीएसपी उसके साथ क्या हालत कर रहा है? तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे आईजी के बेटे को तुमने डिस्टर्ब किया, या हमें हमें अप्रोच करने के लिए तुम्हारी हालत? वो उसकी दुर्गत बनाते हैं कि वो याद रखता है, जिंदगी उसकी ले लेते हैं। गरीब जब जीने लगता है तो उसको नजर लग जाती है, और ऐसी नजर लग जाती है कि ऐसे डीएसपी आपकी जिंदगियां तबाह करने में एक मिनट नहीं लगाते। वो अपने सारे अरमान, अपनी मिसिंग वाइफ के दुख दर्द अपने दिल में रख के 2-4 दिन में फोत हो जाता है। ये क्लास सिस्टम, ये फ्यूडल सिस्टम। फिर वो के हारूनी के बेटे, के हारूनी का वो जगलानी का बेटा, जगलानी फोत हो जाता है, कैंसर हो जाता है उससे। वो एमपी बनता है, सीएम से मिलता है कि सर मैं अभी फोत होने वाला हूँ, कैंसर है मुझे। वो कहता नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। कहता सर मैं फोत होने वाला हूँ, ये इटीज कह रहा है, तो मेरे बेटे को आप सीट दे दीजिएगा बाई इलेक्शन में। कहता ठीक है देख लेंगे। फोत हो जाता है, जगलानी फोत हो जाता है। उसका बेटा मखदूम, ये जो साउथ पंजाब में मखदूम है, इन्हीं की कहानी है। अब जाहिर है रियल नेम तो नहीं लिखे, तलवान, मखदूम तलवान। मखदूम तलवान को बोलता है कि अंकल मुझे सपोर्ट करें, मैं बाई इलेक्शन में एमपी बन जाऊँ। वो कहता है तुम्हारे बाप ने जो किया है वो किया है,
अब तुम्हें मैं सीट नहीं दूंगा। तो वहां पे एक वकील साहब को वो मखदूम साहब बाई इलेक्शन में खड़ा करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो इसको इतना मजबूर करते हैं जगलानी के बेटे को कि वहां पे आओ और इसकी स्टेज पे खड़े होके ऐलान करो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस वकील साहब को, आप भी सारे वोट जो मेरे हैं आप इसको दे दें वकील साहब को। तो जब वो स्टेज पे आता है तो वो मखदूम साहब दो चार ऐसे बंदे छोड़ देता है जो उसको लिटरली गालियां देते हैं और उसको बोलने तक नहीं देते। और जब वो वहां से उतरता है गम और गुस्से में और अपनी गाड़ी में आके बैठता है ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर होता है मुस्तफ़ा। कौन सा मुस्तफ़ा? वही मुस्तफ़ा, ज़ैनब का भाई। वो अभी तक इनके साथ सिंसियर है, वफादार है, आखिर तक जगलानी के साथ आके बैठता है, रोता है उनके साथ ही डेथ बेड पे। तो मुस्तफ़ा को देखते हुए वो बोलता है कि इसको कोई मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, ये किस सपाट चेहरे के साथ बैठा हुआ है, अगले दिन मैं इसको निकालूंगा, नौकरी से फारिग करूंगा। तो कहां पे लड़ाई हुई और कहां पे आके उसकी क्लाइमेक्स हुआ कि जुल्म फिर भी गरीब के साथ, जो नस्ल दर नस्ल इनकी खिदमत करता हुआ आ रहा था, नौकर ड्राइवर, इसको भी निकालूंगा अगले दिन। क्लास सिस्टम पे औरत का क्या मकाम है? लिली एक बड़ा खूबसूरत किरदार है, वो फिर आप मुराद तलवान की आप कहानी पढ़ लें। यहाँ एक लड़की को जज का नौकर अपने भाई के साथ मिलके चोरी करता है, फिर वो लड़की जिंदा जल जाती है। वो एक किरदार है, कैसे जज कोशिश करके अपने नौकर को बचाने के चक्कर में होता है अपनी वाइफ के कहने पे। तो ये क्लास सिस्टम, यहाँ का माहौल, यहाँ का जुल्म, यहाँ की बर्बरियत, औरत के साथ हम कैसे पेश आते हैं, वक्त हमें कहाँ पे कहाँ फेंकता है, ये सब इस कहानियों में मैं लाजमी आपको बोलूंगा कि एक मरतबा इस किताब को लाजमी पढ़िएगा। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वंडर्स, अदर इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, दानियाल मोहिउद्दीन साहब की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।